स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात करेंगे अब कक्षा 11 के अध्याय 5 पर। अध्याय का नाम है गति के नियम। पिछले वाले अध्याय में हमने गति के बारे में पढ़ लिया कि गति किस प्रकार की होती हैं, सरल रेखा में गति और समतल में गति। इन दोनों गतियों के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से बात की है पूरे अध्याय के अंदर। अब इस अध्याय में हम उस गति के कारण के बारे में बात करेंगे कि गति आखिर होती क्यों है किसी भी वस्तु में, या यूँ कहें कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसको गति में कैसे लाएंगे तो कितनी गति वो प्राप्त करेगी, किन किन बातों पर निर्भर करेंगी। यदि कोई वस्तु गतिशील है हम उसको किस प्रकार से उसकी गति में परिवर्तन करेंगे या विरामावस्था में लाएंगे, किन किन बातों पर निर्भर करेगी। वो सारी बातें जो है वो हमारे गति के नियम के अंतर्गत आती हैं। तो अपन गति के नियम पढ़ेंगे और उसके अंदर अभी जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है जड़त्व की अवधारणा पर। तो जब जड़त्व पर जाऊं उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बल से परिचित करवाना चाहता हूं। तो हम आइए पहले बल के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। बल जिसको इंग्लिश में हम फोर्स कहते हैं, इस शब्द से आप भली भांति परिचित हैं। बल या फोर्स यानी कि हम यदि किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो उस पर बल लगाते हैं, यदि किसी वस्तु को खींचते हैं तो उस पर बल लगाते हैं। तो ये हम जानते हैं, है ना। तो बल वास्तव में क्या है, तो इसमें बल को परिभाषित करते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी स्थिर वस्तु को गति अवस्था में ले आता है या फिर गति अवस्था में लाने का प्रयास करता है, पहली बात। दूसरा, गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में ले आता है या लाने का प्रयास करता है या उसकी गति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। पहले जिस वेग से वह गतिशील थी, अब हो सकता है कि हमारा बल प्रयास करे कि उसके वेग में परिवर्तन कर दे, यानी कि गति को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है या फिर प्रयास कर सकता है। और तीसरी बात आती है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी गतिशील वस्तु की गति की दिशा को परिवर्तित कर देता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो इस बाह्य कारक को हम बल कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सारी बात क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि या तो वस्तु स्थिर है तो उसको गति अवस्था में ला सकते हैं, गतिशील है तो उसको हम गति में परिवर्तन कर सकते हैं बल की सहायता से, या फिर उसकी गति की दिशा को बदल सकते हैं। अब आपने इसमें एक चीज़ मार्क किया होगा कि हमने कहा कि करता है या प्रयास करता है, दोनों चीज़ें आती है। देखो आप, तो एक उदाहरण ले लें हम कि एक छोटा पत्थर पड़ा हुआ है, हमने उस पत्थर को धक्का मारा, वो धक्के के कारण पत्थर आगे की ओर खिसक गया। तो हमारा जो प्रयास है वो सार्थक प्रयास है कि हमने बल को उस पत्थर पर बल आरोपित किया और उस बल के प्रभाव से पत्थर आगे की ओर गति कर गया। अब सपोज एक बड़ी चट्टान पड़ी हुई है और आपने उसको धक्का देने की कोशिश की। अब आपने बल तो लगाया, परंतु क्या चट्टान खिसक गई? शायद नहीं खिसकेगी। तो हम या तो कर सकते हैं या फिर करने का प्रयास करते हैं, तो उसे भी बल ही कहा जाएगा। वैसा ही गतिशील वस्तु के बारे में कह दें कि अगर एक बस जा रही है और आप उसको पीछे से पकड़ लें और सोच लें कि मैं इसको खींच के रोक दूंगा, नहीं रोक पाएंगे। पर एक साइकिल वाला जा रहा है, आपने उसको पीछे से पकड़ लिया, संभव तो ये है कि आप उसको रोक पाएंगे। तो ये इस पर निर्भर करता है कि या तो वो कर लेता है या फिर करने का प्रयास करता है। बल की मात्रा कितनी है ना, उस पर निर्भर करता है कि बल कितनी मात्रा में हम आरोपित करते हैं। ठीक, कुछ बल प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं, इसके बारे में डिटेल आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे मालूम पड़ेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड, जितने भी बड़े बड़े पिंड हैं, आकाशीय पिंड, वो समस्त एक दूसरे पर बल लगाते हैं। और बड़े पिंड ही क्यों कहें हम कहें कि प्रत्येक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान पर बल लगाता है और उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्व का बल कहते हैं। तो ये एक प्राकृतिक बल है। दूसरा, दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण का ये प्राकृतिक बल है। चुंबक एक दूसरे पर बल लगाते हैं, यह एक प्राकृतिक बल है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन को आकर्षित कर लेता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी आकर्षित कर लेता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी आकर्षित कर लेता है, यह भी एक प्राकृतिक बल है। कुछ बल ऐसे होते हैं जिनको हम दुर्बल बल कहते हैं, वो नाभिकीय क्रियाओं में पैदा होते हैं। तो
वो भी एक प्रकार के बल हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर अभी इस वक्त डिटेल बात नहीं करना चाहेंगे। तो मैंने आपको कुछ परिचित करवाया कि बल कौन कौन से प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। तो एक बल तो ये है कि हम आरोपित करते हैं या किसी मशीन के द्वारा आरोपित किया जाता है, और कुछ बल ये जो हैं ये प्राकृतिक बल कहलाते हैं। अब बल के प्रभाव से किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था यानी कि वो स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था के अंदर आ सकती हैं, तो ये उस बल के प्रभाव से संभव होता है। ठीक, पहले यह माना जाता था कि यदि कोई वस्तु चल रही है तो हमको उसको एक जैसा चलाते रहने के लिए लगातार बल लगाने की आवश्यकता होगी। जैसा कि सामान्य अनुभव भी है, हम अगर साइकिल लेकर जा रहे हैं, अगर पेडल मारना बंद कर देंगे तो क्या होगा, थोड़ी दूर चल के साइकिल रुक जाएगी, धीमे हो जाएगी। परंतु यदि हम उसको एक रफ्तार से चलाना चाहते हैं तो हम धीरे 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 पेडल मारते जाएंगे, तो हमारे जोर से पेडल मारने पर वो तेज हो जाएगी, पेडल न मारने पर वो धीरे हो जाएगी। पर एक जैसे स्मूथ अगर हमारी पेडलिंग चलती रहेगी तो क्या होगा, साइकिल एक गति से चलती रहेगी। तो एक अनुभव ये कहता है कि किसी भी वस्तु को एक समान चाल से चलाने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है, ये हमारा अनुभव है। परंतु ध्यान दीजिएगा, गैलीलियो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये भ्रम है। उन्होंने इस चीज को भ्रम बोल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो उसको एक समान चाल से चलाए रखने के लिए किसी प्रकार के बल की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, यदि कोई बल है और उसकी गति का विरोध करता है तो वह जरूर उस चाल को कम कर सकता है। जैसा कि अपन घर्षण के मामले में जानते हैं, क्योंकि आप लोग अब 9th-10th में पढ़ चुके हो थोड़ी थोड़ी बातें विज्ञान में, तो हम इन शब्दों से परिचित हैं। घर्षण क्या है, एक गति विरोधी बल है, और जितनी भी गतियां होती है उसमें घर्षण कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है। हम शून्य घर्षण तो कभी कर ही नहीं सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि उसको कम कर सकते हैं विभिन्न कारणों से। तो यदि आप देखो कि साइकिल नई है तो उस पर हमें कम पेडल मारना पड़ते हैं, अच्छी हल्की चलती है। साइकिल पुरानी हो गई तो हमें ज़्यादा पेडल मारना पड़ते हैं, जोर जोर से मारना पड़ते हैं। तो वो सब घर्षण के कारण से है। तो एक आइडियल स्थिति क्या बन सकती है, एक आदर्श स्थिति यह बन सकती है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है और घर्षण भी शून्य है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, वो उसी गति से चलती रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसका एक उदाहरण है, अंतरिक्ष में जब किसी पिंड को उपग्रह बनाकर छोड़ दिया जाता है, पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया जाता है, तो वो पिंड लगातार बिना किसी ईंधन के, उसमें कोई पेट्रोल डीजल या कोई बिजली की आवश्यकता नहीं है, वो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर देता है। तो हमारे मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह एक उदाहरण है। अंतरिक्ष में चूंकि वायुमंडल भी नहीं है तो घर्षण भी नहीं होता, घर्षण भी नहीं होता तो पिंड को कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो एक बार जो गति दे दी वो उसी गति से लगातार चलते रहते हैं, है ना। तो ये गैलीलियो की बात का एक प्रमाण हो गया। ठीक, अब आइए अपन लोग जड़त्व की अवधारणा पर बात कर लेते हैं कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व में पहला जो शब्द आ रहा है वो क्या आ रहा है, जड़। जड़ मतलब स्थिर, स्थायी, है ना। तो जड़त्व क्या है, प्रत्येक वस्तु का मूलभूत गुण है। और ये मूलभूत गुण क्या करता है, इस मूलभूत गुण के कारण वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है। तो किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुण जिसके कारण से कोई वस्तु अपनी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है या अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, उस गुण को जड़त्व कहते हैं। इंग्लिश में इसको इनर्शिया कहते हैं। तो ये जड़त्व कहलाता है। अब जैसे यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, सीधी सी बात है। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो वो पड़ी रहेगी। एक टेबल के ऊपर हमारी किताब पड़ी हुई है तो तब तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक कि उसको हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। वो अपने आप में कुछ नहीं करेंगी जब तक बाह्य प्रयास नहीं किया जाए। तो वो क्या है, स्थिर है, तो स्थिर रहना चाहती है, वो अपने आप नहीं चलना चाहती। इसी प्रकार से यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसी गति से उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। तो केवल स्थिर ही नहीं बल्कि गतिशील वस्तु के बारे में भी बात कर सकते हैं। दूसरा यह है कि वो अपने आप दिशा भी नहीं बदलेगी,
क्योंकि आपने देखा बल की परिभाषा में हमने कहा था कि वो गति की दिशा को बदलने का प्रयास करता है। तो वस्तु अपने आप अपनी दिशा भी नहीं बदलती, वो जिस दिशा में जिस चाल से चल रही है वो उसी चाल से चलती रहना चाहती है। उसका ये वाला गुण क्या कहलाता है? जड़त्व का गुण कहलाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जड़त्व 3 प्रकार से इसको परिभाषित किया जाता है। एक स्थिर जड़त्व, दूसरा गति जड़त्व, और तीसरा जो होता है वो दिशा जड़त्व। ये दिशा जड़त्व कहलाता है। अब स्थिर जड़त्व से क्या मतलब? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, उसका ये वाला गुण स्थिर जड़त्व कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण है इसके अंदर, आप देखेंगे मजा आ जाएगा। जैसे यदि हम किसी कारपेट को, कारपेट यानी कि बिछाने का जो मोटा फर्श होता है ना, उस कारपेट को एक छड़ी ले लें और उससे उसकी धुनाई करें, ऐसे ठप 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 मारें, तो आप देखोगे कि धूल के कण ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं और हवा में तैरने लगते हैं। धूल उस कारपेट से निकलना शुरू हो जाती है बाहर, और थोड़ी देर में बहुत सारी धूल हो जाती है। या फिर कभी आप किसी गंदे से कपड़े को पकड़ के जोर से झटक दें, हमारे चाहे पैंट ही हो, शर्ट ही हो, तो ऐसा करने से क्या होता है कि उसके ऊपर जो धूल के कण जमा हुए हैं वो बिखर जाते हैं, यानी कि वो निकल जाते हैं, उस सतह को छोड़ देते हैं। इसका और उदाहरण लें। सामान्यतः जैसे कई बार क्या होता है कि किसी आम के पेड़ पे से केरियों को तोड़ना हो, आम को तोड़ना हो, तो क्या करेंगे कि उसकी शाखा को हिलाएंगे। पर यदि एक बात ध्यान रखना, अगर ऐसे ऐसे हिलाना शुरू करोगे धीरे धीरे तो नीचे फल भी हिलने लग जाएंगे और टूटेंगे नहीं। पर यदि उस शाखा को एकदम से झटका दे दोगे तो तड़ से नीचे गिर पड़ेगा। तो एकदम से झटका देना और फल का नीचे गिरना, यह भी स्थिर जड़त्व है। तो अब एक एक पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब कारपेट बिछा हुआ है, हमने छड़ी से मारा, तो क्या हुआ कि छड़ी जिस जगह पर जाकर टकराई वहां उसने उस कारपेट को गति अवस्था में ला दिया। ठीक है, तो कारपेट गति में आ गया। अब धूल का कण जो स्थिर था वो स्थिर ही रहना चाहता था, वो स्थिर जड़त्व के कारण से कारपेट तो छड़ी की मार से नीचे की ओर दब गया, पर धूल का कण ऊपर उठ गया, ऊपर ही रह गया, क्योंकि वो स्थिर रहना चाहता है। तो इस प्रकार से जब वापस से कारपेट ऊपर की ओर आएगा तो वो उस धूल के कण को ऊपर की ओर धकेल देगा। तो इस प्रकार से वो धूल का कण जो है वो कारपेट से अलग हो जाएगा। और लगातार स्टिकिंग करेंगे अगर हम उस कारपेट के ऊपर छड़ी से धड़ 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 इस तरीके से उसकी कुटाई करेंगे, मारेंगे, तो क्या होगा? बहुत सारी धूल के कण बाहर आ जाएंगे। कपड़े को हमने पकड़ के जोर से झटक दिया, तो कपड़ा स्थिर था, धूल भी स्थिर थी, पर जैसे ही हमने झटका तो कपड़ा भी गति में आ गया और धूल का कण स्थिर रह गया। वो स्थिर रहना चाहता था, तो स्थिर जड़त्व। शाखा और उसके साथ लटकता हुआ आम दोनों स्थिर, पर जैसे ही आपने इसको झटका मारा तो आम जो है वो स्थिर रहना चाहता है और ये गति में आ गया। तो अब देखिएगा कि इन दोनों की ये जो जोड़ने वाली टहनी है इसमें खिंचाव आएगा, और यदि खिंचाव एक निश्चित बल से ज़्यादा हुआ तो टूट जाएगा। और उदाहरण है, बस खड़ी हुई है, हम भी खड़े हुए हैं, उसमें जगह नहीं मिली बैठने के लिए, ड्राइवर ने एकदम से चला दी, तो क्या होगा? हमारे पाँव आगे और हम पीछे की ओर झूल जाएंगे। इसका कारण क्या है कि बस के चलने से हमारे पाँव तो गति अवस्था में आ गए, पर हमारा पूरा शरीर स्थिर रहना चाहता है स्थिर जड़त्व के कारण से, तो वो पीछे की ओर गिरने लगता है, क्योंकि पाँव आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, पाँव बस के संपर्क में है। ऐसा ही कभी कभी होता है कि घुड़सवार यदि घोड़े पर बैठा हुआ है और घोड़ा एकदम से दौड़ जाए तो घुड़सवार पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये सारे उदाहरण काय के हैं? स्थिर जड़त्व से संबंधित हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। अब आइए गति जड़त्व की बात कर लेते हैं। तो यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसी गति से लगातार आगे की ओर बढ़ना चाहती है या गतिशील रहना चाहती है, उसके इस गुण को गति जड़त्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। अगर बाह्य बल शून्य है तो वो उसी दिशा में उसी वेग से आगे की ओर चलती रहेगी, ये उसका गति जड़त्व कहलाता है। ये उसका गुण है, मूलभूत गुण है कि भाई वो रुकना नहीं चाहती, वो गति में है तो गति में रहना चाहती है। ठीक, इसके भी कुछ उदाहरण है हमारे पास में। इसका उदाहरण है कि जैसे बस अगर चल रही है और ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दिया और हम बस में खड़े हुए हैं, तो क्या होगा? बस को जैसे ही ब्रेक लगाया तो बस की गति कम हुई, हमारे पाँव चूंकि बस के संपर्क में है तो इनकी गति कम हुई, पर हमारा शरीर बस के साथ में गतिशील था,
अब क्या हुआ, शरीर गति अवस्था में रहना चाहता है तो ये आगे की ओर झूलेगा। तो यदि एकाएक बस को ब्रेक लगा देंगे तो आगे की ओर झुक जाएंगे। वैसे ही घुड़सवार का भी है उदाहरण। घोड़ा यदि चलते चलते अचानक रुक जाए तो घुड़सवार आगे की ओर गिर जाते हैं। तो ये गति जड़त्व के उदाहरण हो गए। अब दिशा जड़त्व, यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में चल रही है तो वो उसी दिशा में चलना चाहती है, उसका यदि परिवर्तन करने की कोशिश करोगे तो उसमें उसका विरोध करेगी। तो इस जड़त्व को हम दिशा जड़त्व के नाम से जानते हैं। जैसे यदि कोई वस्तु को हम मोड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल क्रियाशील होगा, और यदि अभिकेंद्रीय बल नहीं मिलेगा तो बस या कोई भी वाहन जिसको हम मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो उस मार्ग पर मुड़ ही नहीं पाएगा। वो इस दिशा जड़त्व के कारण से ऐसा होगा। तो इस प्रकार से जड़त्व किसी भी वस्तु का मूलभूत गुण है ना। जड़त्व की जो माप होती है वो द्रव्यमान से होती है। यदि हम एक गति की बात कर रहे हैं, रेखीय गति की बात कर रहे हैं, जिसमें वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है, तो वहाँ पर जड़त्व होता है, और जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान से होती है। ज़्यादा अगर द्रव्यमान है तो जड़त्व ज़्यादा होगा, द्रव्यमान कम है तो जड़त्व का मान भी कम होगा। जैसे कि एक ट्रक को यदि हमें रोकना है तो हम उसका जड़त्व बहुत ज़्यादा है, उसको रोकने के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ेंगे, और यदि एक कार को रोकना है तो उसको रोकने के लिए कम प्रयास करना पड़ेंगे। वैसा ही यदि एक कार को स्टार्ट करके और हमें एक वेग देना है तो हमें कम प्रयास करना पड़ेगा। एक ट्रक को यदि हमें स्टार्ट करके उतना ही वेग देना है तो हमें ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता होगी। तो हम चाहे विराम से गति में लाना चाहें, चाहे गति से विराम में लाना चाहें, वस्तु हमेशा उसका विरोध करेगी, और इस विरोध के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये जड़त्व की बात होगी, ये जड़त्व की अवधारणा है। द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जड़त्व का मान ज़्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व का मान भी कम होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन ने गैलीलियो का जो एक काम था जड़त्व की अवधारणा वाला, इसको आगे बढ़ाया, और उन्होंने इसको बिल्कुल क्रमबद्ध और बड़ा सिस्टमेटिक जमा दिया, और इसी के ऊपर यांत्रिक फिजिक्स जो है, मैकेनिकल फिजिक्स बोलते हैं जिसको, यांत्रिकी बोलते हैं हम लोग, उसका पूरा ढांचा खड़ा हो गया। मतलब यांत्रिकी जो है वो किस पर खड़ी हुई है, न्यूटन के गति के नियमों पर खड़ी हुई है। तो गैलीलियो के काम को न्यूटन ने आगे बढ़ाया और उसने गति के नियम दिए। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गति के नियमों के बारे में जो न्यूटन ने दिए थे। 3 नियम हैं, आप भी जानते होंगे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। उसके बारे में अगले वीडियो में बात होगी हमारी। धन्यवाद।